कई बिहार के बड़े बड़े लोग आए थे, आकर मिले और बोले कि सर आप लोग अलग क्यों लड़ते, डिवाइड होता वोट। तो बोले तैयार है, ठीक है, आप बोलिए। तो वो लेटर लिख दिए, मतलब आप कंटेंट लिखिए, हम लेटर वो जो बोले वो लिख दिए, भिजा दिए। फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी को लिखे, मुझे नहीं लिखे, तो बोले उनको भी लिख दो। उसमें लिख के हमने कहा कि 6 सीट दे दो हमको, आप 5 तो जीते थे पिछले मरतबा। तो उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करे तो फिर चुनाव तो लड़ना है, लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। वहीं प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज ने भी कई राजनीतिक दलों की नींद उड़ा रखी है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री से भी कई राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने 32 सीटों का ऐलान किया है, जहां पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ओवैसी की पार्टी तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही है। बिहार AIMIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस बारे में क्या कहा है, सुनिए। विधानसभा चुनाव नजदीक ने आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है, अब नजदीक कहाँ रहा है, तो पूरी तैयारी है। सीमित संसाधनों में जो कुछ हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं भाई। कैसी तैयारी है? पूरे बिहार में तैयारी है, गठबंधन बना के हम लोग लड़ने जा रहे हैं। हम ये सीटें हमारे गठबंधन के एलआई पार्टनर बैठे हैं हम लोग, और हमारे 1-2 घटक से और बात चल रही है, उसके बाद हम लोग कर देंगे। वैसे मैंने 16 जिला के 32 सीटों का ऐलान तो पहले कर दिया है, वो 32 सीटों पर लड़ रहे हैं। सेकंड लिस्ट जल्दी आ रही है। जी, हमारे थर्ड फ्रंट के लोग जो हैं, थर्ड फ्रंट के लोग, इसका नाम है, ए भाई सुन लीजिए, एक बात हम लोग भूल गए। हमारे थर्ड फ्रंट का नाम है GDA, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। हाँ, हमारी अभी 2-3 दलों से बात हो रही है, हम ब्रीफ कर देंगे आप लोगों को जल्दी। एनडीए में सीट शेयरिंग होगा, 101 सीटों पर बड़ी पार्टियां लग रही है, जो बीजेपी, 29 सीटों पे चिराग पासवान, 6 सीटों पे जगदीश कुशवाहा और जीतनराम मांझी कुशवाहा नाराज अभी तक। देखिए, ये लोग तो लड़ाई अपने पार्टी के हित की लड़ाई लड़ते हैं और निज स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं, और इस गठबंधन में सीटों का ही की लड़ाई चल रही है अभी। लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार के लिए घातक साबित होगा कि दोबारा एनडीए की सरकार आए। इन लोगों ने रिश्वतखोरी को इतना बढ़ावा दे दिया, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है नीतीश कुमार के ज़माने में। अफसरशाही का जो नंगा नाच हुआ है नीतीश कुमार के ज़माने में, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए नीतीश का जो काल रहा है, इतिहासकार इसको काला खंड में लिखेगा कि लोकतंत्र की हत्या इस शख्स ने कर दी है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को इसने पामाल कर दिया है। MLA MP दूसरे जनप्रतिनिधियों की कोई हैसियत नहीं है। आज के दिन में कि MLA और MP एक दारोगा से बात करने में घबराता है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि एक पंचायत सचिव एक MLA से किस तरह से बात करता है। तो इन्होंने पूरे तौर पर, देखिए, व्यवस्था तो बगैर इलेक्शन के भी चल सकता है, एक सर्टिफिकेट नहीं रुकेगा एक MLA के नहीं रहने की वजह से। व्यवस्था तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लोग चलाएंगे। प्रशासन के लोगों को चूंकि नौकरियां मिल जाती है 30 साल 35 साल के लिए, वो बेलगाम न हो जाए, उसी बेलगामी को रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि 5 साल के पहरेदार खड़ा कर दिया जाए, उसको इज्जत दी जाए, सम्मान दी जाए, वो अपने इज्जत और सम्मान की वजह से जनहित की रखवाली करे, और न कर सके फिर दोबारा तो 5 साल के बाद बदल दो। दरअसल हम जैसे लोग चुन के इसलिए आते हैं कि इस वक्त गोया प्रशासनिक जो तानाशाही है उस पर काबू लगाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने प्रशासन को तानाशाह कर दिया कि उनकी एक सचिव से मुलाकात हो सकती है, मंत्री 3 दिन तक बैठा होगा तो मुलाकात नहीं होती नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार चूंकि अपने दिमाग से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके इस वक्त मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए, हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, वो कितने घंटे रहते हैं काबू में, कितने घंटे बेकाबू रहते हैं। और आज उनकी उनका मंत्रिमंडल चल रहा है, वो चंद उनके लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग वही चला रहे हैं। वो बोलते बोलते भटक जाते हैं, बोलते बोलते भाग जाते हैं, संतुलन गड़बड़ा हुआ है। ओवैसी ने हाल ही में AIMIM के बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर कई बातें कही थी।
इस दौरान ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर भी कई बातें कही थी। सुनिए। रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर्स बोलिए, जिम्मेदार बोलिए, उन्होंने हमसे कहा था और उनको शिकायत थी कि ओवैसी नहीं करना चाह रहा है। तो मैं बोला भाई आप जो लिख के देंगे हम साइन कर देंगे, आपका आर्गुमेंट पूरा हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन बीजेपी को रोकना चाह रहा, कौन नहीं रोकना चाह रहा है। तो हम तो कर दिया, वो नहीं ले ना ले उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी साहब, जब आप अपने कैंडिडेट्स को आते हैं तो आपके मेन मुद्दे क्या है? आपको क्या लगता है बिहार का इस समय फोकस क्या है, इश्यूज? सर देखिए, हमारी जो सियासी शुरुआत हुई थी बिहार में, सफर का आगाज हुआ था, सियासी सफर, वो सीमांचल की सरजमीन से हुआ था। हमने कहा था कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। उस पर हमने एक बड़े बड़े स्कॉलर्स को बिठाकर एक 5 साल पहले एक स्टडी भी करवाई थी, एक बुक भी निकलवाई। तो बेसिकली सीमांचल का जो अंडर डेवलपमेंट है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत खराब हैं, वो एक है। दूसरा, ओवरऑल बिहार में जो मिसगवर्नेंस है, करप्शन है, और जो सैलाब से जमीन कट जाती है, ये बहुत से इश्यूज हैं, ये है। और फिर एक सेंस ऑफ एलिनेशन है मुस्लिम कम्युनिटी में। एलिनेशन से मुराद कि भाई हर समाज का, हर कास्ट का एक लीडरशिप है, और 19%, 18% बिहार के मुसलमानों को लीडरशिप नहीं है। तो उस पर भी बड़ा लोगों को तकलीफ है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। SIR कोई बड़ा इशू है इसमें? SIR तो है, इशू है। हमारी पार्टी की तरफ से अख्तर ईमान साहब, प्रेसिडेंट, खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिनको निजाम पाशा एडवोकेट ने रिप्रेजेंट किया। तो SIR का तो है। और अगर जो लोग जिनके नाम कट गए, अगर वो नहीं देखे, तो फिर आप देखेंगे पोलिंग के दिन फिर एक शोर शराबा होगा। लेकिन अभी ज्यादा कोई वो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज्यादा लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा रिव्यू नहीं मांग रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। 65 लाख तो आप नाम निकलवा दिए, अब इलेक्शन कमीशन और 3.5 लाख निकलवा दिए। तो अख्तर ईमान साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें तो हम लोग कम से कम 1000 नेम्स, उसका टाइम कम था, उसका तो हम डाले, जिनको बताया हमने कि ये ना मरे हैं, ना शिफ्टेड हुए हैं, ना डबल एंट्री है उनका। अब ये 3.5 लाख अब ये फिर चेक करना पड़ेगा। तो डू यू सी इट एज अ कॉन्स्पिरेसी और डू यू सी रेड इन इट? नहीं, हमारा बोलना यह है कि आपको इतना जल्दी क्या था? आप टाइम लेते। भाई आप जून में अनाउंस किए और बोले कि 1 महीने में ये होगा, 1.5 महीने में हो जाए। कैसा होगा ये? इतना बड़ा प्रदेश है बिहार, और कंप्लीट 90% रूरल एरिया है। अब बरसात में भी वहां जा नहीं सकते। तो इतना लेबरस था वो, इतना प्रेशर था BLOs के ऊपर। और डेंजरस बात उसमें ही है कि उसमें नोटिफिकेशन में लिख दिया कि अगर 2 से 3 मरतबा किसी घर पे जाएंगे, वोटर नहीं मिलेगा, तो वो अपने ERO को बोलेगा, या ERO को वो फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बता देगा। तो ये कैसा होगा बताइए? तो इससे ताल्लुक ही नहीं, आपका काम है ही नहीं ना ये सिटीजनशिप चेक करने का, तो काम MHA का है वो। तो वैसे आप जाके कैंपेन कर रहे हैं? मैं तो कई बार जाके आया। कैसा रिस्पॉन्स है? आपको लगता है इस बार हवा कुछ है? नहीं, हमारा अच्छा रिस्पांस है, अच्छा कैंडिडेट्स भी हम लोग दिए हैं और अच्छे देना चाह रहे हैं। तो अब मेहनत करना है। तो पीके फैक्टर आपको लगता है कि कहीं वहां पे काम कर रहे हैं? नहीं, अब ये हर एक को इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का। आप ही कर नहीं, मुझे अपना फैक्टर नजर आता है ना, तो अब दूसरों का फैक्टर नजर आ दिया, मुझे नहीं आता। वो लड़ेंगे, उनका लड़ना है, हमको अपनी पार्टी कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। हर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, तो एक्सक्लूसिवली ये है बोलना तो सही नहीं। आप थोड़ा इससे नाराज हैं कि आपको महागठबंधन ने इस बार इतना ज्यादा? नहीं, नाराजगी का सवाल नहीं है। वो अपनी पार्टी का स्ट्रेटेजी तय करेंगे, हम अपनी पार्टी का तय करेंगे। मगर जब बिहार के बड़े बड़े मौलाना लोग, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, लॉयर, ये सब बोलेंगे भाई ओवैसी नहीं करना चाह रहे, बोले भाई कौन बोला आपको? फिर हमको याद दिलाया, परसों वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ महीना भर पहले, किसको वोट दी हम? तो खामोश हो गए। अब उन्हीं को हम बोले कि आप जाके लेटर दे दीजिए। अब वही लोग बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि भाई आप तो, आपकी नीयत सही है, अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अब